साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट नई सरकार के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या शिक्षा प्रेरक संविदा कर्मचारी का कोपभाजन का शिकार यह सरकार हुई है? जिस तरह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। आप पूर्व की बात करेंगे, चाहे चुनाव 2014 का रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, जिस तरह से इस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ साथ अपने सहयोगी दलों को हाशिए पर रखा। क्या इस बार उनको हाशिए पर रखना इस सरकार को भारी पड़ेगा? आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी, यह तो 2-4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसा आप हमारे लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है, जहां पर एनडीए की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, लोकसभा भंग हो गई है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। जो जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पर नई दिल्ली में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनने की बात की कही जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई है। बैठक में आगे की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन उन सभी दलों का स्वागत करता है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए इसके कई प्रावधानों प्रति अपनी मौलिक प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जनादेश स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और उनके राजनीतिक शैली के खिलाफ है। तो हम तमाम पार्टियों से निवेदन करते हैं जो देश के संविधान को बचाना चाह रहे हैं, वे हमारे साथ आकर सरकार बनाएं। तो साथियों, शाह मात का खेल जारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सभी आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर किस तरह से सीट कम आई है, कहाँ पे कमी है, उस पर परिचर्चा करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने देश को एक बार फिर से दिखाई नहीं रहा। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पाला बदलने में स्पेशलिस्ट हैं। जैसा कि एनडीए की बैठक से जानकारी आ रही है, ये दोनों लोगों ने बड़ी मांग सरकार के समक्ष रखी है। जो जानकारी आ रही है, जहां पर स्पीकर सहित फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के साथ साथ राज्य को विशेष दर्जा देने की बात कही गई है। अब क्या जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार चली थी, उसी तरह से यह सरकार चल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व में काम किया है, तमाम जो सहयोगी लोग थे उनको हाशिए पे रखा है। क्या इस बार इसका कोपभाजन या सरकार बनेगी? क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे 2014 रहा हो या 2019 रहा हो, यह सरकार निरंतर चली और उस समय इस सरकार का स्पष्ट बहुमत था। भले लोग सहयोगी थे, लेकिन जिस तरह से निरंतरता के साथ तमाम सहयोगी दलों का दबाव इनके ऊपर नहीं था। लेकिन अब इस बैठक में आप दबाव देख सकते हो। भले प्रधानमंत्री हंसते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि जब भी प्रधानमंत्री बड़ी बैठकों में बैठते थे तो अमित शाह उनके बगल दिखते थे, लेकिन आज का नज़ारा कुछ बदला हुआ है, जहां पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगल बगल दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए अमित शाह की, तो बगल बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पलटी मारने में माहिर हैं चंद्रबाबू नायडू। 2024 के चुनाव मीरठ में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। पार्टी नेतृत्व ने इस बार एनडीए के लिए 400 पार का नारा बुलंद किया था। हालांकि बीजेपी को 240 सीट पर ही जीत मिली है। इस तरह 543 सीट वाली लोकसभा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई है। हालांकि एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल करने में सफल रहा है। इसमें अहम रोल जिन पार्टियों को निभाया है, उनमें टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का नाम बेहद अहम है। वह किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसने इस चुनाव में 16 सीटें हासिल की हैं। तीसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसमें 12 सीटें आई है। जेडीयू नीतीश कुमार की है। इस तरह सीटों के समीकरण को देखें तो एनडीए सरकार के गठबंधन में बीजेपी
को तो टीडीपी के साथ नीतीश कुमार के जेडीयू पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस सियासी हालात में क्या चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा किया जा सकता है? यदि रिकॉर्ड देखें तो नायडू पहले ही गच्चा देते रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी उन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती है? चंद्रबाबू नायडू को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का दौर तेज है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी इन्हें ऑफर आ रहे हैं। हालांकि टीडीपी मुखिया से ऐलान किया है कि हम एनडीए में हैं और मैं बैठक के लिए दिल्ली जा रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू के इस ऐलान से बीजेपी ने राहत की सांस जरूर ली है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा को लेकर मार्च 2018 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ दिया था, लेकिन उनके इस फैसले का असर 2019 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नजर आया था। उन्होंने दोनों ही इलेक्शन में करारी शिकस्त मिली थी। इससे उन्हें सियासी नेपथ्य में धकेल दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने ठीक 6 साल बाद यानी मार्च 2024 में एनडीए का दामन थामा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। गठबंधन के तहत प्रदेश की कुल 175 विधानसभा सीटों में से टीडीपी 144, जनसेना 21 और बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी। राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे पर नायडू ने अपना अलग रुख लिया है। मुस्लिम आरक्षण की पैरवी की है। उन्होंने खुलकर कहा है कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे को दूरी बना ली है। एनडीए में लौटने के बाद भले ही चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात पर सराहना करते दिखे हों, लेकिन पूर्व में उनके साथ रिश्ते सहज नहीं रहे हैं। नायडू ने 2002 में गुजरात दंगे के बाद मोदी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायडू के नाम पर कई कीर्तिमान भी है। वह आंध्र प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कई कार्यकाल में 13 साल 247 दिन तक मुख्यमंत्री पद संभाला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के ऐसे एकमात्र नेता है जिन्होंने विभाजित और आंध्र प्रदेश के अलग अलग कर तेलंगाना के गठन राज्य की ओर बागडोर संभाली है। राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी चंद्रबाबू नायडू का खासा दमखम रहा है। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन देने से पहले वह संयुक्त मोर्चा के संयोजक थे। चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए में आए थे तो उस समय इसके संयोजक भी रह चुके हैं। उनके सियासी सफ़र 1970 के दशक से शुरू में हुआ है। युवा कांग्रेस में भी रहे हैं। बाद में आंध्र प्रदेश की और क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम पार्टी में चले गए थे। अब नए सियासी हालात में वे केंद्र के एनडीए सरकार में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। देखना होगा कि उनका अगला दाव क्या होगा। साथियों, जैसा आपको मालूम है, चाहे चंद्रबाबू नायडू रहे हों या नीतीश कुमार रहे हों, दोनों पाला बदलने में माहिर हैं। जिस तरह से शाह मात का खेल चल रहा है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं दिख रही है। भले एनडीए इस समय दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है, लेकिन यदि यह सरकार भी बनती है तो यह गठबंधन की सरकार कितने दिन चलेगी, यह बड़ा प्रश्न है। अब देखने का विषय है आगे क्या होता है। जो